मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनपीटी सेकंड ईयर के यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था जो मापन क्या है, मापन के अर्थ हमने पढ़े थे। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं कि मापन के कार्य का संक्षेप में करना, कि हम जो मापन किया जाता है उसके कार्य क्या है, क्यों किया जाता है मापन। तो मापन होता है वो हमारे मतलब हमें दो चीज़ें हैं, मान लो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हमें कब पता चलेगा, जब हम दोनों का मापन करेंगे। ठीक है, अब किसी चीज़ की तुलना करनी है तो दोनों चीज़ों की तुलना भी कैसे संभव है, जब हमारे पास दोनों चीज़ों का मेजरमेंट होगा, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है, किसका वेट ज़्यादा है, किसका कम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है, और उन्हें निदानात्मक शिक्षण देते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे मापन में आते हैं। और मापन के कार्य क्या होते हैं, किसी चीज़ का मेजरमेंट करना। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले मापन का कार्य क्या है। व्यक्तियों की परीक्षाओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो कोई भी परीक्षाएं देते हैं, अलग अलग इंसान है, अलग अलग बुद्धि लगती है, अलग अलग मार्क्स आएंगे, अपने अपने तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये जो होती है ये क्या होती है, दोनों में विभिन्नताएं होती है, डिफरेंस होते हैं। एक व्यक्ति किसी कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है किंतु दूसरा उसको उतनी सुचारुता से संपादित नहीं कर पाता, दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद है आपका, जितनी सुचारुता से पहला व्यक्ति उस कार्य को संपादन कर सकता है, इस प्रकार की व्यक्ति भूमिकाओं का ज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन क्या है, परीक्षण है। कि हम एक ही काम अगर दो व्यक्तियों को दे रहे हैं तो कौन सा उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहा है। तो ये हमें कब पता लगेगा, जब उसके रिजल्ट होंगे। अब रिजल्ट है वो क्या होता है, एक प्रकार का मापन होता है। जब हम मापन करेंगे तभी है वो उसका रिजल्ट संभव है, तभी हमें पता लगेगा कि कौन सा है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कम अच्छा कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है, ये किसमें आती है, ये मापन कार्य है इम्पोर्टेंट। सबसे पहले देखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है। इंसान है, दो इंसान है, दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। दोनों की हाइट में डिफरेंस होता है, दोनों के वेट में डिफरेंस होता है, दोनों के माइंड अलग अलग होते हैं। तो हर चीज़ में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो ये भिन्नता हमें कब पता चलती है, जब उसका मेजरमेंट होता है, जब उसको हम मापते हैं, हाइट में क्या डिफरेंस है, वेट में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये मापन से पता लगती है। तो विश्व में कोई भी दो व्यक्ति हैं वो समान नहीं है, न केवल शारीरिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है, वरना मानसिक योग्यताओं के आधार पर भी एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। एक होता है वो बहुत ही शार्प माइंड होता है, अच्छा होता है, प्रतिभाशाली होता है। एक होता है वो डल होता है, मंदबुद्धि होता है। तो जरूरी नहीं है कि उनका जो भौतिक दृष्टि से ही हम उनका मापन कर पा रहे हैं, बल्कि उनकी जो मानसिक क्षमता कितनी है वो भी हम पता लगा सकते हैं मापन के द्वारा। तो अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक व्यक्ति IQ, ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन की जो क्षमता है वो रुचि, अभिरुचि, व्यक्तित्व के अन्यशील गुणों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। दोनों के IQ अलग अलग होती है। एक की IQ होती है वो 130, 140, 120 हो सकती है, एक की IQ होती है वो 90 से नीचे भी जा सकते हैं। तो दोनों में क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, दोनों की रुचियों में डिफरेंस होता है। एक को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अभिरुचि होगी, शील गुण हो गए। एक को गुस्सा कम आता है, एक को ज़्यादा आता है, एक की सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, एक की नहीं है। तो ये सारे डिफरेंसेस है, ये हमें किससे पता चलते हैं, ये मापन से पता चलते हैं। तो गाल्टन द्वारा किए गए प्रयोग प्रमुख रूप से इस तथ्य के साक्षी हैं। अब देखिए गाल्टन ने क्या प्रयोग किया था और ये किस तरह से ये जो करते हैं वो मापन के साक्षी हैं। स्कूलों में विभिन्न पाठ्यक्रमों, व्यवसायों तथा कार्यों के लिए छात्रों का चयन उनकी उपलब्धि व उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। अब आज एक बच्चा है जो मान लो मंद बुद्धि है, उसको चीज़ें हैं वो बहुत कम समझ में आती हैं, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, तो हम उसको एक साइंस सब्जेक्ट वो कैसे दे सकते हैं। ठीक है, एक प्रतिभाशाली बच्चा है तो हम उसको आर्ट्स में नहीं डाल सकते, मतलब उनकी बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग ही हम उनका जो सेक्टर है वो हम सेलेक्ट करते हैं मापन के अकॉर्डिंग। अब देखिए विभिन्न पाठ्यक्रमों, व्यवसाय और कार्यों के लिए छात्र का चयन उसकी उपलब्धि और योग्यता के आधार पर किया जाता है। मापन परिणामों के आधार पर ही छात्रों के विभिन्न ग्रुपों में वर्गीकरण किया जाता है। छात्रों की श्रेणी डिवीजन प्रदान करना, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है,
ये भी किसके अकॉर्डिंग होती है, मापन के अकॉर्डिंग, किसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं, किसके मीडियम है, किसी के कम है। कक्षोन्नति प्रदान करना, अब कक्षा 8 में बच्चा 9th में जाएगा, 10th में जाएगा, तो वो किसके आधार पर जाएगा, वो मापन के अकॉर्डिंग जाएगा। भाई हमने मापन किया, उसका टेस्ट लिया, उसका एग्ज़ाम लिया, उस मापन में उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्या करते हैं, क्रमोन्नति करते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट करते हैं। सेक्शन निर्धारित करना, विज्ञान वर्ग के प्रवेश हेतु परीक्षा लेना आदि का आधार मापन का परिणाम ही होता है। कि आज हम एक साइंस में किसी बच्चे को भेज रहे हैं तो पहले उसका टेस्ट लिया जाता है कि उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, सोचने समझने की क्षमता क्या है, प्रतिभाशाली है या नहीं है। तो वो टेस्ट है वो पास कर पाता है तो उससे हमें पता लग जाता है। तो ये क्या है, एक मापन का परिणाम ही होता है। इतना ही नहीं, मापन है वो शैक्षिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं व्यक्तिगत चयन में भी व्यापक रूप से प्रयोग होता है। फ्रेडरिक जी ब्राउन के अनुसार देखिए, चयन उस परिस्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें जो आवेदकों की संख्या है वो पदों की तुलना में अधिक हो जाती है और हमारा उद्देश्य सवाल के आवेदकों का चयन होता है। ये तो अक्सर चल रहा है। अब जैसे क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम है, मान लो कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम है, टीचिंग का है, बैंकिंग का है, किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या है, आवेदक ज़्यादा है, पदों की संख्या कम है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, उनकी जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट डिसाइड होती है। तो वो क्या है, एक प्रकार का मापन है उनको सेलेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद देखिए पूर्व कथन क्या होता है, प्रेडिक्शन कैसे होती है और उसमें मापन है और प्रेडिक्शन में कैसे काम करता है। देखिए पूर्व कथन से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की वर्तमान क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार पर भविष्य के बारे में पूछना करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, मापन के अकॉर्डिंग हम बच्चे की क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। आज एक बच्चा है वो बहुत मंदबुद्धि बच्चा है, जो पढ़ने लिखने में बहुत वीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग आज एक बच्चा है वो 100 में से 98 ला रहा है, 97 ला रहा है, तो हम उसके लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये किस अच्छे सेक्टर में जा सकता है। तो ये जो प्रेडिक्शन है वो इसकी वजह से पॉसिबल है, वो मापन की वजह से पॉसिबल है। हमने उसका मापन लिया, मापन में हमें पता लगा कि इसकी बुद्धि लब्धि क्या है, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व कथन का बहुत महत्व है। पूर्व कथन के द्वारा बालक के भावी विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ये कैसा होगा, क्या करेगा। मापन के परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालक किसी विषय विशेष अथवा व्यवसाय में आगे चलकर सफल होगा अथवा नहीं। तो हम जो बच्चे का मापन होता है, हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा है वो कितना सक्सेस है, ये आगे सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज़ का हमें पता लग जाता है। उदाहरण हम यह जानना चाहें कि जो छात्र मासिक परीक्षाओं में उत्तम कार्य कर रहा है, वार्षिक परीक्षा में भी करेगा अथवा नहीं करेगा, कोई प्रमुख व्यक्ति व्यवसाय में सफल होगा या नहीं होगा। अब एक बच्चा है जिसके हम क्लास टेस्ट लेते हैं, 10 मार्क्स के टेस्ट ले रहे हैं, 10 में से 9 आ रहे हैं, 10 में से 8 आ रहे हैं, तो हम उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो फाइनल एग्जाम है इसमें भी उसके अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो वो किससे पॉसिबल हुआ, वो मापन से पॉसिबल हुआ। उसके बाद देखिए अभिषेक की रुचि है वो गणित एवं कला में से किसमें अधिक है, बुद्धि लब्धि के आधार पर छात्र के संतोषजनक कार्य करेगा अथवा नहीं करेगा आदि ऐसी बहुत सी समस्याओं में हमें पूर्व कथन की आवश्यकता होती है। तो कोई बच्चा है वो ड्राइंग में कैसा है, मैथ्स में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसका IQ लेवल है, उससे उसके अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे क्या करेगा। उसके बाद देखिए जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, निष्पादन परीक्षाएं होती है, उनके परीक्षा फलों के आधार पर हम 2 शिक्षण डिग्री के सार्थकता या प्रभावशीलता ज्ञात करके उसके भविष्य में सफल होने की संभावना ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने परीक्षा का रिजल्ट हमने देखा, तो उससे हम उसकी प्रभावशीलता देखते हैं कि कितनी उसकी सक्सेस होने की कितनी जो संभावना है वो है या नहीं है, कम है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है परीक्षा फलों का चयनित उपयोग करके हम यह भी बता सकते हैं कि मुख्य व्यक्ति जिसके अंक प्रमाण से कम है भविष्य में किस प्रकार का आचरण करेगा। तो जिसके मार्क्स हैं वो बहुत ही कम आए हैं, तो ये भविष्य में क्या कर सकता है। उसके बाद देखिए
मान लीजिए मार्क्सवादी की व्यक्तित्व परीक्षा में जो व्यक्तियों की भावनात्मक मूल्यांकन है या समायोजन है की जांच करती हैं के अनुसार जिस व्यक्ति का बुद्धि परीक्षा अंक 95 और मात्र 35 अंक प्राप्त करता है, जबकि ब्रह्मांड का मान है वो 28 है, तो हम ऐसे व्यक्ति के भावी व्यवहार के बारे में आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। कोई बच्चा है उसके मार्क्स आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं या 35 अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसकी जो ब्रह्मांड मान है वो 28 है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा कैसा है। तो जरूरी नहीं है कि उसकी बौद्धिक क्षमता इम्पोर्टेंस रखती है, बल्कि उसकी भावनात्मक जो क्षमता है वो भी क्या रखती है, बराबर इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये दोनों मापन जब अच्छे होंगे तब बच्चे का रिजल्ट है हमें अच्छा लगेगा। पूर्व कथन करने में उपलब्धि परीक्षणों, क्षमता परीक्षणों एवं बुद्धि परीक्षणों की विशेष महत्व है तथा इसके द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का चित्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह बता सकते हैं कि एक व्यक्ति किसी कुशल डॉक्टर बन सकता है तो दूसरा कुशल इंजीनियर बन सकता है। तो ये किन चीज़ों की वजह से पॉसिबल है, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से पॉसिबल है। तो हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि कोई बच्चा पढ़ रहा है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, साइंस में कैसा है, मैथ्स में कैसा है, तो इससे हमें आइडिया लग सकता है कि वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम परीक्षाओं के पूर्वगठित विद्यता है वो क्या करते हैं। तो इसी चीज़ का पता लगाने के लिए जो मापन है वो किया जाता है कि हमें इसके लिए सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट करने हैं, कौन से सेक्टर में इसको भेजना है, किन चीज़ों की तैयारी हमें बच्चे को करवानी है। इसीलिए अब देखिए तुलना, कंपैरिजन करना। अब कौन बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा है प्रतिभाशाली है, कौन बच्चा है जो मंद बुद्धि है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन करने पर हमें पता लगेगा। तो अब जैसे एक क्लास में है, एक क्लास में अगर 10 बच्चे भी हैं तो वो क्या होंगे, सारे के सारे अलग अलग होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता है वो अलग अलग होगी। तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग हमें कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें मापन से पता लगती है। उसके बाद देखिए प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य यह भी होता है कि उसके परिणामों के आधार पर दो व्यक्तियों, दो कक्षाओं अथवा दो अध्ययन प्रणालियों की तुलना की जा सके। तो हम जो टीचिंग मेथड अपना रहे हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा मेथड से पढ़ाने में बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं। दो बच्चों की भी आपस में तुलना कर सकते हैं, दो कक्षाओं की भी तुलना कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। तो वो किस चीज़ से पता लगा, हमने उनकी परीक्षा दी, परीक्षा में उनके मार्क्स कैसे आए, तो उन दोनों की कंपैरिजन है तो मापन से पॉसिबल है। उसके बाद देखिए प्रमाणित परीक्षाओं के आधार पर जिनके मानक पहले से ही तैयार किए होते हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों की आपस में तुलना आसानी से की जा सकती है। जैसे यदि किसी बुद्धि परीक्षा का मान 100 है तो जिस व्यक्ति के अंक 90 आते हैं उसे हम सामान्य से नीचे, या जिसके अंक 110 आते हैं उसे हम सामान्य से अच्छा कहेंगे। अब सामान्य बच्चे की बुद्धि लगती मैंने कितनी बताई थी, 90 बताई थी। तो 90 से ऊपर अगर बच्चा जाता है, 100 आता है, 110 आता है, तो वो क्या होता है, उसको क्या कहेंगे, हम प्रतिभाशाली कहेंगे, सामान्य से अच्छा कहेंगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच अंतर है, समानता ज्ञात करके उनकी तुलना की जा सकती है कि कौन सा प्रतिभाशाली है, कौन सा सामान्य है, कौन सा मंद बुद्धि है, कौन सा जड़ बुद्धि है। ये सारी चीज़ें हैं उससे पता लगा जा सकती है। बुद्धि परीक्षाओं के समान ही विभिन्न विषयों में निर्मित उपलब्धि परीक्षणों के मानक है वो तैयार किए जाते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न छात्रों, स्कूलों, कक्षाओं तथा शिक्षण विधियों की तुलना हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। प्रत्येक परीक्षक है वो परीक्षा के माध्यम से यह जानना चाहता है कि एक छात्र है दूसरे की तुलना में किस प्रकार प्रगति कर रहा है, अथवा एक विद्यालय के किसी कक्षा के विशेष छात्रों की योग्यता स्तर है दूसरे विद्यालय के उसी कक्षा के विशेष की तुलना में कैसा। अब दो छात्रों का पता लगाना है कि कौन से की प्रगति हो रही है, कौन से की प्रगति नहीं हो रही है, कौन ज़्यादा अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। दो बच्चों की कंपैरिजन करनी है, या कई बार ऐसे करते हैं कि उसी परीक्षा में दो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कंपैरिजन करनी है, तो ये इसी से पॉसिबल है। उसके बाद देखिए हम क्या पता लगा सकते हैं, जो बुद्धि परीक्षाओं के समान ये विभिन्न विषयों में जो बुद्धि परीक्षा है उनके मानक है वो तैयार किए जा सकते हैं, और जिनके आधार पर भिन्न भिन्न छात्रों, स्कूलों, कक्षाओं, ये मैंने अभी बताया, उनकी तुलना की जा सकती है। दो स्कूल के छात्र हैं उनकी भी आपस में क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। कभी कभी इन परीक्षाओं के आधार पर
अध्यापक वर्ष पर भी अवधि में किसी भी समय छात्र में कैसी प्रगति की उसकी तुलना कर सकता है। मतलब जो साल है वो शुरू हुआ था तब वो पढ़ने में कैसा था, उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकला उसमें अध्ययन किया है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कितने चेंज आए हैं, उसका अध्ययन में वो क्या कर सकता है, वो तो उसकी साल भर की तुलना है वो कर सकता है, वो किस टाइम पे कितनी प्रोग्रेस है वो बच्चे ने की थी। उसके बाद देखिए इस प्रकार अध्यापक को अपने कार्य में सफलता मिल सकती है तथा इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान दे सकता है। आज हम क्या कर सकते हैं, दो टीचिंग मेथड है हम बच्चों के लिए अपना रहे, कौन से बच्चे के ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, कौन से कम समझ में आ रहा है, तो कौन सा मेथड अपनाने से बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उन दोनों की तुलना है वो हम कर सकते हैं। क्रॉनबेक ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना की व्यवस्थित विधि है। क्रॉनबेक ने क्या कहा था कि हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का व्यवहार अगर हमें पता लगाना है तो हमें उनका करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा, जिससे हमें उनके व्यवहार का स्थिति है वो पता लगता है। उसके बाद देखिए निर्देश एवं परामर्श, हमें किसी को गाइडेंस देनी है, किसी को काउंसलिंग करनी है, तो उस चीज़ के लिए भी हमारे जो मापन करती है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। देखिए शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थी का जो मार्गदर्शन करना मापन का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो बच्चा क्या है व्यावसायिक क्षेत्र में जाएगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं उनके लिए उसका मार्गदर्शन अगर हमें करना है तो पहले हमें उसका मापन करना होगा कि ये है वो पढ़ने में कैसे है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी के विभिन्न आयामों का मापन करके तथा उसके विभिन्न प्रकार के रुचियों, क्षमताओं एवं रुझानों का अध्ययन करके यह निश्चित किया जाता है कि कौन कौन से विषयों का अध्ययन कराया जाए और उसे किस पाठ्यक्रम तो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, टीचिंग है, व्यापार है, कानून को अपनाने को कहा जाए। तो बच्चे को हमें कौन से सेक्टर में लेके जाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल है, हमने जैसे उसका मापन किया। सारे सब्जेक्ट में अब हम देखते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहा है, मैथ्स में अच्छा कर पा रहा है, साइंस में अच्छा कर पा रहा है, इंग्लिश में अच्छा कर पा रहा है, हिंदी में अच्छा कर पा रहा है, तो हम इस मापन से आइडिया लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को दिशा निर्देश देते हैं कि आपको कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करना है, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर शिक्षक न केवल अपने विद्यार्थियों का ही मार्गदर्शन करता है अपितु वह स्वयं भी अपनी शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन और सुधार ला सकता है। फलतः व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन में मापन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो मापन है वो ओनली बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टीचर क्या है बच्चों को क्लास में पढ़ाता है, वो बहुत सारे मेथड यूज करता है। तो एक मेथड ऐसा है जिससे बच्चों को नहीं समझ में आता है, बच्चों को मार्क्स अच्छे नहीं आते। एक मेथड ऐसा है जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, कोई प्रैक्टिकली समझाता है, प्रोजेक्टर से समझाता है या टीचिंग एड लेके आता है। तो वो सारी चीज़ें हैं उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा जो टीचिंग मेथड है वो बच्चों के लिए प्रभावशाली है। तो मापन है वो केवल बच्चों के लिए नहीं कि टीचर के लिए भी क्या होता है हेल्पफुल होता है। उसके बाद देखिए निदान करना है, डायग्नोसिस करना है, तो उसके लिए भी क्या है मापन जरूरी है। तो देखिए निदान का अर्थ है छात्र के सीखने से संबंधित कठिन स्थलों का पता लगाना। आज बच्चे का टेस्ट लिए तो कौन से जैसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें उसको बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें उसको बहुत कम मार्क्स भी रह सकते हैं। तो उसको हमने क्या उस सेक्टर को हमने पता लगाया प्रॉपर कि कौन सा है जो पॉइंट है वो बच्चे के समझ में नहीं आया, उसको हम क्या करते हैं बाद में उपचार करते हैं। तो उपचार करने से पहले उस चीज़ को क्या करना है हमें डायग्नोस करना है। तो जिस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में निदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसी प्रकार शिक्षा में निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो निदान क्या होता है कि बच्चा कौन से पॉइंट में वीक आ रहा है, कौन सा पॉइंट है वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है निदान होता है। तो अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पता लगाता है, उपचार करने से पहले वो क्या करता है डायग्नोस करता है कि जो रोगी है पेशेंट है उसको कौन सी बीमारी है, तो बीमारी का पता लगाया उसके बाद उसने उपचार किया। ऐसे टीचिंग सेक्टर में होता है, पहले बच्चे की कमजोरी पता लगाए जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद उसका क्या किया जाता है उपचार किया जाता है। उसके बाद देखिए जो चिकित्सा में चिकित्सक निदान का कार्य है वो अनेक प्रकार के उपकरणों जैसे थर्मामीटर है, माइक्रोस्कोप है, एक्सरे है आदि की सहायता से करता है। तो वो बीमारी का पता लगाने के लिए क्या यूज करता है थर्मामीटर है, माइक्रोस्कोप है, एक्सरे है, तो वो एक प्रकार का क्या है डायग्नोस है।
लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक यह कार्य उपलब्धि परीक्षाओं एवं बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से करता है। तो शिक्षक को पता लगाने के लिए कि बच्चे का कौन सा सेक्टर कमजोर है, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो परीक्षा लेता है। और जो चिकित्सक है वो इन चीज़ों का प्रयोग करता है, एक्सरे करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निदान हमें छात्र की क्षमताओं एवं कमजोरियों का बोध कराता है। तो हम डायग्नोस में क्या चीज़ें पता लगाते हैं कि बच्चे की कमजोरी है वो कहाँ पे है। निदान किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, विशिष्ट ही होता है। तो शैक्षिक निदान की यह प्रक्रिया जटिल होती है। बालक संगीत में रुचि क्यों नहीं ले रहा, ठीक है, तो क्यों यह दशमलव गुणा में इतनी अधिक त्रुटियां कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है, हमारा टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है या बच्चे की बुद्धि लब्धि कम है। तो ये क्या किया जाता है, पहले पता लगाया जाता है कि कमजोरी कहाँ पे आ रही है। नैदानिक परीक्षाओं के द्वारा छात्र की कमजोरियों कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उनका जो उपचार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करना आवश्यक होता है। अब डॉक्टर ने अगर रोग का पता लगा दिया तो अगर उसका इलाज नहीं कर रहा है तो उस रोग का पता लगाने का क्या फायदा है। अगर टीचर है वो बच्चे की कमजोरी का पता लगा रहा है लेकिन उसका उपचार नहीं कर रहा है तो वो जो पता लगा जो उसने डायग्नोस किया उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार है उसका पता लगाना ही नहीं बल्कि उसका सॉल्यूशन करना भी उसका काम होता है। उसके बाद देखिए नैदानिक परीक्षाओं के द्वारा छात्र की कमजोरियों कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसका उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी व्यवस्था भी करना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से नैदानिक परीक्षाएं उपचारात्मक शिक्षण का मार्ग निर्देशित करते हैं। फ्रेडरिक जी ब्राउन के शब्दों में उन्होंने क्या कहा था कि परीक्षण प्राप्तांक का प्रयोग निदानात्मक उद्देश्य से अर्थात रोगी की समस्या के अनुरूप गंभीरता एवं कारण का पता लगाने में किया जाता है। जो हमने एग्जाम्पल से पढ़ा कि रोगी का रोग का पता लगाने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, हम डायग्नोस करते हैं, उसका निदान करते हैं। उसके बाद देखिए रिसर्च, उसमें है वो मापन क्या क्या काम होता है। कोई भी शैक्षिक अनुसंधान बिना मापन के प्रयोग में अधूरा है। कोई भी शैक्षिक अनुसंधान हो पहले हमें हर चीज़ का क्या करना पड़ता है, मापन करना पड़ता है। तो शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार के शोध व अनुसंधान कार्य में मापन उपकरणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, साइंस में कोई भी हम किसी चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा केमिकल लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। उसी प्रकार शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। परीक्षण के द्वारा अध्ययन के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। पहले जो उनकी मात्राएं हैं वो पता लगाई जाती है कि हम किस चीज़ की मात्रा है वो कितनी लगा रहे हैं, जिसके आधार पर शोध करता है वो न्याय रस को दो भागों में विभक्त करता है, जिन्हें हम नियंत्रित समूहों का प्रयोग समूह कहते हैं तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग से अपने परीक्षण के निष्कर्षों का पता करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा, पहले हमने मापन की परिभाषाएं पढ़ी थी, अब मापन है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये समाप्त होता है। थैंक यू।